सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज 24 जनवरी के जनसत्ता विश्लेषण में। तो आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण। प्रथम पृष्ठ पे अमेरिका को लेके खबर है। नई सरकार आने के बाद से नए-नए पहल और कानून को अमल करा जा रहा है। दिल्ली में दिन और रात के पारे में उछाल, मौसम को लेके खबर है। मगर फिलहाल कोई विशेष नहीं, हम आगे बढ़ते हैं और संपादकीय की ओर बढ़ते हैं। संपादकीय में शुरू करेंगे आज उड़ान की कीमत, फिर हादसे की पटरी और नशे के जंगल से निकलने की चुनौती। उड़ान की कीमत। कुछ समय पहले देश के भीतर अपने गंतव्य तक जाने के लिए विमान से सफ़र को वैसे कुछ लोगों ने भी एक विकल्प के रूप में चुनना शुरू कर दिया था। जो लंबी दूरी की यात्रा आमतौर पर रेलगाड़ियों की और बसों से करते थे। समृद्ध तबकों के अलावा अगर आम लोगों को भी विमान में आकर्षित करना शुरू कर दिया था, तो इसकी मुख्य वजह ये थी कि विमान सेवा में प्रतिदिनता बढ़ने या फिर अन्य कारणों से किराए की दरें कम होने के बाद उस तक एक बड़े तबके की पहुंच संभव हो पा रही थी। इसी संदर्भ में कुछ वर्ष पहले प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं हवाई चप्पल पहनने वाले लोगों को भी हवाई जहाज से सफ़र करते देखना चाहता हूं। विमान यात्रा के लिए अपनी सीमा किराए की सीमा होने की वजह से कुछ लोगों ने हवाई जहाज से सफ़र किया भी, और कुछ समय तक किराया की वजह से ये यात्रा के लिए अपनी ओर आकर्षित करने वाली विमान सेवा अब तेज़ी से बेहद महंगाई और बहुत ही सारे लोग की पहुंच से बाहर होती जा रही है। ये बहुत ही बढ़िया मार्केट ट्रेंड बताया है कि कुछ समय पहले ये लोगों ने भी फ़्लाइट्स का यूज़ करना बढ़ा दिया था, मगर अब हो ये रहा है कि टिकट्स इतने हाई प्राइस्ड हो गए हैं कि किसी व्यक्ति के लिए और जो अच्छी अर्न कर रहा है उसके लिए भी इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सस्टेन एंड सर्वाइव इन सच हाई टैरिफ्स। हालांकि सरकार ने इसको देखते हुए उड़ान योजना शुरू करी थी कि फ्रीक्वेंट रूट्स पे सर्टेन रूट्स पे अफोर्डेबल टिकट्स प्रोवाइड कराए जाएं, मगर वही कहते हैं कि पेपर पॉलिसी एंड प्रैक्टिकल पॉलिसी में गैप आता है। तो हुआ ये कि लोगों को उड़ान का फ़ायदा नहीं हुआ है कुछ। आगे जानेंगे। गौरतलब है कि संसद की लोक लेखा समिति यानी पीएसी की बैठक में बुधवार को आसमान छू रहे विमान किराए के अलावा सरकारी एजेंसियों और विनियामक की ओर से बहुत कम कार्रवाई पर चिंता जताई गई। इस दौरान कई सांसदों ने यात्रियों की राहत बचाने के लिए निजी हवाई अड्डे संचालकों को विमान कंपनियों से जिम्मेदारी तय करने की मांग की। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतों के कारण से किराए में इजाफे का पक्ष छोड़ दिया जाए तो हवाई सफ़र के किराए में अन्य वजहों से बढ़ोतरी के कारक छिपे नहीं रहे हैं। जैसे ही ट्रेन या अन्य परिवहन माध्यमों पर लोगों की भीड़ का दबाव बढ़ने लगा है, विमान यात्रा का किराया भी उसी मुताबिक आसमान छूने लगा है। अब जैसे जैसे देखिए कंज्यूमर्स भी बढ़ रहे हैं फ़्लाइट्स के, तो अब किराया बढ़ता जा रहा है। फ़्लाइट्स की टिकट्स आसमान छू रहे हैं। उसी को लेके यहाँ पे चिंता जताई है और यहाँ पे ज़िम्मेदारी आप बोलेंगे। अच्छा, आप एक बार सोचिएगा कि सर इसमें क्या है, ये तो प्राइवेट कंपनीज़ रन कर रही हैं, वो अपना रनिंग कॉस्ट तो निकालेंगे ही। देखो उसके लिए क्या होता है कि पार्लियामेंट की भी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो ये सुनिश्चित करे कि अगर देखिए महंगाई बढ़ रही है, प्लेन्स, फ़्लाइट, एयरलाइंस को फ़्लाइट ऑपरेट करने में हाई कॉस्ट ऑफ रनिंग आ रही है, तो उस पे फिर भी ओवरसाइट तो हो कि ये कॉस्ट कैसे बढ़ रही है आपकी, और अल्टीमेटली कुछ पॉलिसीज़ ऐसे समन्वय बिठा के बनाई जाए कि फ़ायदा जनता को हो उसका। दैट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। अगला है हादसे की पटरी। भारतीय रेल से सफ़र को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की गुणवत्ता से लैस बनाने के दावों और वादों के बीच हकीकत यह है कि आए दिन हादसे सामने आते रहते हैं। हर दुर्घटना के बाद जांच, राहत और मुआवजे की घोषणा की बात कुछ समय बाद आई गई हो जाती है और फिर कुछ दिनों बाद कोई नई दुर्घटना की खबर आ जाती है। आखिर ये कब सुनिश्चित होगा कि यात्रियों के लिए रेल से सफ़र करना सुगम और सुरक्षित है? गौरतलब है कि महाराष्ट्र के जलगांव में बुधवार को पुष्पक एक्सप्रेस में आग लगने के शोर के बाद यात्रियों के बीच ऐसी
अब बदहवासी फैली कि जान बचाने की कोशिश में कई लोग उस ट्रेन से बाहर कूद गए। बहुत ही दुर्भाग्य है ये। इस संबंध में जो ब्यौरा सामने आ सके उस मुताबिक ये घटना किसी व्यक्ति की अफ़वाह उड़ाने से बची घबराहट का नतीजा है। लेकिन साफ है कि अचानक उपजी अवस्था से निपटने के लिए भारतीय रेल के पास शायद कोई तंत्र नहीं है। अब देखिए हम यहाँ पे देख रहे हैं कि पॉइंट क्रिटिसाइज़ करना अलग बात है। क्यों कर रहे हैं? सॉल्यूशन क्या है? क्या निकल सकता है? कि अभी तक ऐसे मैकेनिज़्म क्यों नहीं बन पाए हैं कि इमरजेंसी कंडीशंस में you are able to handle such miscreants as well as ensuring that the innocent people are safe. ये विडंबना है कि कभी किसी तकनीकी गड़बड़ी तो कभी किसी कर्मचारी की लापरवाही या फिर चूक की वजह से ट्रेन हादसे और उनमें जान माल के नुकसान का एक सिलसिला सा बन गया है। इसके अलावा या अब किसी अफवाह की वजह से भी ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है कि उसमें बेहद तकलीफदेह तरीके से उन लोगों की जान चली जा सकती है जिन्होंने अपने गंतव्य पर पहुंचने के लिए ट्रेन से सफ़र करना चुना होगा। वजह अलग हो सकती है, मगर आए दिन होने वाले ऐसे हादसे ये बताते हैं कि ट्रेनों से यात्रा करना किस तरह सुरक्षित हो गया है। अगर ताज़ा हादसे के कारण आग लगने की अफवाह है, तो भी चलती ट्रेन में अचानक उपजी स्थिति से निपटने और यात्रियों की सुरक्षा के लिए आखिर रेलवे के पास कौन सा तंत्र है? आज भी रेलवे के पास सेफ्टी मैकेनिज़म्स नहीं हैं, एडुकेट स्टाफ नहीं है जो मैनेज कर सके किसी भी क्राइसिस को। एक तो रेलवे एक्सीडेंट को रोकने के लिए कवच की बात हुई थी जो कि आज तक ऑपरेशनलाइज नहीं हो पाया है मेजॉरिटी रूट्स पे। पिछले कुछ समय से ट्रेन हादसों में लगातार बढ़ोतरी हुई है। अफसोसजनक ये है कि हादसों के सिलसिले के बावजूद इसकी जिम्मेदारी लेने की कोई तैयारी नहीं होती। एक वक्त था जब एक रेल दुर्घटना के बाद रेल मंत्री ने इस्तीफा दे दिया था, मगर आज नैतिकता की कसौटी पर इस तरह का उदाहरण मिलना मुश्किल हो गया है कि बड़े ट्रेन हादसों के बाद भी महकमे के संबंधित अधिकारी या मंत्री किसी भी मूल रूप से अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करें। अब तो और हिपोक्रेसी हो गई है कि नो वन इज एबल टू एक्सेप्ट और टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंसिडेंट्स। आगे बढ़ते हैं। नशे के चुंगल से निकलने की चुनौती, ये लिखा है विकेश कुमार बटोला साहब द्वारा। विकेश जी कहते हैं, हम मादक पदार्थों से पैदा होती समस्याओं पर कुछ समय पहले आयोजित सम्मेलन इस मायने में अहम रहा कि इसके उन्मूलन और समाधान पर प्रतिबद्धता जताई गई, जो कि भारत में बहुत बड़ी समस्या है। मादक पदार्थों की तस्करी भारत ही नहीं दुनिया के सबसे देशों के लिए चुनौती है। लगभग सभी देश में बड़ी संख्या में किशोर और युवा मादक पदार्थों का सेवन कर रहे हैं। आश्चर्य की बात है कि वहाँ मादक पदार्थों के उत्पादन, संग्रहण, वितरण और लेन देन पर कानूनी प्रतिबद्धता लगाने के बाद भी इसका धंधा रुक नहीं रहा। मतलब बैन भी लगा दिया गया है, फिर भी कहीं पे भी, इंडिया की बात ही नहीं कर, हम ग्लोबली बात करेंगे, हम बढ़ता ही जा रहा है। सवाल है कि ऐसा कैसे, क्यों और किसकी मिलीभगत से हो रहा है? जिन देशों में पारिवारिक इकाइयाँ मान्य हो चुकी हैं या हो रही हैं, वहाँ के युवाओं में मादक पदार्थों का चलन अधिक है। अच्छा देखिए, बहुत सी वेस्टर्न नेशंस में क्या हो रहा है और कि अब फैमिलीज़ टूट रही हैं। एक तरीके से देखा जाए तो हर कोई अकेला रहना पसंद करता है, इंडिविजुअली, न्यूक्लियरली। तो ऐसे में भी नशीली पदार्थों का सेवन करना बढ़ रहा है। दुनिया के तमाम गोरख धंधों में मादक पदार्थों की तस्करी सबसे बड़ा धंधा है। इस काले कारोबार को बढ़ाने फैलाने के उद्देश्य से मानव तस्करी और खासकर वैश्यवृत्ति के लिए किशोरियों और युवतियों की तस्करी भी बड़ी संख्या में होती रही है। मादक पदार्थों का सेवन करने वालों की अनियंत्रित और अनैतिक शुदा की पूर्ति के लिए अन्य समानांतर धंधे भी चलते रहे हैं। संसार में प्रौद्योगिकी विस्तार के परिणाम स्वरूप मानवीय दैनिक गतिविधियां जिस गति से आधुनिक उपकरणों पर आश्रित हुई हैं, उसी के अनुरूप मादक पदार्थों तक मानव तस्करी के धंधों में लिप्त गिरोहों ने भी डार्क वेब, क्रिप्टो करेंसी, ऑनलाइन और ड्रोन आधारित ठगी भी आरंभ कर दी है। केंद्र सरकार की सतर्कता के कारण पिछले 10 वर्षों में मादक पदार्थों की जब्ती में 7 गुना वृद्धि हुई है। अकेले 24 में ही 16,914 करोड़ रुपए के मादक पदार्थ जब्त किए गए। तो ये सरकार ने भी बहुत ही स्फूर्ति के साथ मादक पदार्थों की जब्ती, छापेमारी करना और सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलके कोऑर्डिनेशन बैठा के कामयाबी के साथ इतनी भारी मात्रा जब्त भी करी है। इससे पहले 5 अक्टूबर को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित एक कारखाने में 1814 करोड़ मूल्य का
907 किलोग्राम मेफड्रॉन नामक मादक पदार्थ तथा इससे बनाने में प्रयुक्त होने वाली कच्ची सामग्री भी जब्त की गई थी। बढ़ता जा रहा है ये। बच्चों, किशोर, किशोरियों, युवक, युवतियों की पथभ्रष्ट करके देश दुनिया में मनमानी करने के लिए जो सबसे सरल रास्ता माफिया को दिखाई पड़ता है, वह उन्हें मादक पदार्थों के उत्पादन, वितरण और प्रसारण में ही दिखता है। यही वजह है कि दुनिया की कोई भी सरकार नशे के सौदागरों पर स्थायी रूप से प्रतिबंध नहीं लगा पा रही है, इसीलिए उनका अंत नहीं हो पा रहा। क्योंकि ये मादक पदार्थ का व्यापक संजाल फैला हुआ है, इसमें लिप्त व्यक्ति मादक पदार्थ बनाने से लेकर बेचने तक के अपने काम को अत्यंत व्यावसायिक तरीके से पूरा करते हैं। पूरा कंपनी के रूप में रन करते हैं। बेल्ट्स, चेन्स और डिस्ट्रीब्यूशंस कोऑर्डिनेशन रखते हैं, कहाँ-कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन होना है, कहाँ नहीं होना है। इंडस्ट्री है अपने आप में। बहुत ही बढ़िया बहुत ही अच्छे से कई पॉइंट्स को यहाँ पे हमारे सामने विकेश जी द्वारा लाया गया है और उम्मीद करते हैं कि जितनी बेहतर तरीके से सुरक्षा एजेंसियों ने अब तक काम करा है कि इतनी बड़ी ज़ब्ती भी करी है 16,914 करोड़ रुपए की। इधर आपका मध्य प्रदेश में एक कारखाने से मध्य प्रदेश में 907 किलोग्राम का ज़ब्ती करी गई थी मेफेड्रॉन की। ऐसे और विजिलेंस बढ़ा के इंटेलिजेंस के साथ काम करके पूरी डिस्ट्रीब्यूशन चेन डिस्ट्रॉय कर दी जाए, क्योंकि इसका नकारात्मक प्रभाव हमारे देश के युवाओं पर ही पड़ेगा। पूरी पूरी पीढ़ी खराब हो जाती है इससे। आगे बढ़ते हैं। बाकी अंतर्राष्ट्रीय खबरों में तो आजकल ट्रम्प साहब ही छाए हुए हैं। खेल जगत में भारतीय टीम ने टोगो मुकाबले की तैयारी शुरू की है। बालाजी और बेलीपाली ने ऑस्ट्रेलिया ओपन के लिए था भाग। फिलहाल कुछ खास नहीं है। आप और करंट अफेयर्स को वेबसाइट पर जाकर जरूर विजिट करिएगा। आपको डिटेल में बहुत सारी न्यूज़ और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही सिलेक्टेड करंट अफेयर्स मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो आज के लिए रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर आएंगे नई वीडियो के साथ। थैंक यू।